नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखते हैं इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें पूरे रक्त यानी ब्लड के बारे में इसमें पूरे हम चर्चा करेंगे कि रक्त क्या है, मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है, पुरुषों में रक्त की मात्रा कितना होता है, महिलाओं में रक्त की मात्रा कितना होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त में मान लीजिए रक्तदान हम करते हैं तो रक्तदान में क्या होता है, किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इस सब के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले यानी रक्त यानी ब्लड। देखिएगा ब्लड क्या होता है, देखिएगा रक्त लाल रंग का गाढ़ा तथा क्षारीय द्रव्य है। यानी रक्त कैसा होता है, उसका कलर लाल होता है और क्या है, क्षारीय द्रव्य है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है पीएच मान, यानी क्षारीय द्रव्य। कैसा द्रव्य है, रक्त एक क्षारीय द्रव्य है। उसके अलावा है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है, न ज्यादा गाढ़ा है और न ज्यादा पतला है, मतलब मीडियम में रहता है। फिर अब प्रत्येक मनुष्य में रक्त उसके वजन का 6 से 10% होता है। यानी मान लीजिए कि कोई मनुष्य का वजन है, कोई मनुष्य का वजन मान लीजिए 100 केजी है। कितना केजी है, 100 केजी है। तो उसके वजन का 6 से 10% रहेगा। यानी उस मनुष्य में या तो रक्त रहेगा 6 से लेकर 10 लीटर के बीच। उसके जो शरीर में रक्त होगा वो 6 से लेकर 10 लीटर के कितना होगा, 6 से 10 लीटर के बीच होता है होगा। उसके बाद है रक्त, यानी 5 से लेकर 6.5 लीटर पुरुष में होता है। यानी पुरुष में 5 से लेकर 6 लीटर, इसको हम कह सकते हैं 6.5। उसके बाद महिलाओं में यह 4 से 4.5 से कितना होगा, तो 6 लीटर महिलाओं में रक्त होता है। अलग अब मान लीजिए कि जो पतली दुबली महिला उनमें थोड़ा कम रक्त होगा, जो तनी ठीक ठाक है उनमें थोड़ा ज्यादा होगा। उसी प्रकार पुरुषों में जो पतला दुबला पुरुष है उसमें थोड़ा कम होगा रक्त, और जो एकदम हट्टा कट्टा पुरुष है उसमें थोड़ा ज्यादा रक्त की मात्रा होगा। तो ये लगभग इसके बीच रहता है सब में। पुरुष में इसके बीच रहेगा, महिलाओं में इसके बीच रहता है। चलिए आगे है। फिर आगे है कि रक्त को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो रक्त को 2 भागों में बांटते हैं। यानी जो आपका ब्लड है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये जो ब्लड है, एक है आपका प्लाज्मा और एक है आपका रुधिरान। देखिएगा पूरे रक्त का जो प्लाज्मा है, मान लीजिए कि हम रक्त को मान लीजिए 100%, रक्त को हम क्या मान लीजिए पूरे शरीर में जितना रक्त है उसको हम 100% मान लिए। तो उसमें जो प्लाज्मा होता है वो लगभग आपके शरीर में 60% होता है अकेले प्लाज्मा। और रुधिराणु कितना प्रतिशत हो गया, इधर से इधर रुधिराणु बच गया आपका 40%। अब प्लाज्मा में क्या होता है, देखिएगा यहाँ से प्लाज्मा आपका है। फिर आपको बताएंगे कि रुधिराणु को कितने भाग होते हैं, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब आपको बताएंगे आगे है। तो आपको सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा क्या है। देखिए यह हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा द्रव्य होता है। यानी प्लाज्मा क्या होता है, तो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है, समझे। या कुल रंग का 55%, यानी 55 से 60 है। 55 से कितना प्रतिशत है, तो 55 से 60। अब देखिए इधर अगर 55 होगा तो इधर होगा 45, इधर अगर 60 है तो इधर होगा 40। तो ये 2-4% का ये इधर उधर होते रहता है, समझे। तो अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होता है, किसी में 55 किसी में 65, लेकिन लगभग 55 से 60। अगर देखिए इधर 55 होगा तो इधर 45 हो जाएगा, इधर 60 है तो इधर 40 हो जाएगा, बस। फिर अब प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। यानी जो पूरा प्लाज्मा है, इस पूरा प्लाज्मा में 90%, कितना प्रतिशत, तो 90% इसमें पानी होता है। 90% क्या होता है, लगभग पानी। और उसके बाद 0.18% ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को आपको बताया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और क्या होता है O6, यानी ग्लूकोज होता है इसमें 0.18%, यानी 1% से भी बहुत कम। फिर 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। अलग अलग प्रोटीन होता है 6 से 8%। फिर 0.9% अकार्बनिक लवण होता है। देखिएगा प्लाज्मा में मेन रूप से होता है, देखिएगा इसमें प्रोटीन आगे क्या होता है कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या कहलाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। और इसमें मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन 4% होता है, ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन 2.5% होता है, और जो फाइब्रिनोजेन है वो होता है 0.3%, और जो प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन है ये होता है आपका 0.3%। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मा है, क्या है, प्लाज्मा। देखिएगा ये कुल प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो 60%। अब ये जो 60% प्लाज्मा है इसमें देखिए क्या होगा आपका कि सबसे पहले इसमें 90% कितना पानी, कितना प्रतिशत होगा, तो पानी इसमें रहता है 90% पूरे प्लाज्मा का।
पूरे प्लाज्मा का लगभग 90% पानी। अब जो आपका यहाँ पर फाइब्रिनोजेन बताया और प्रोथ्रोम्बिन बताया, क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और उसके बाद जो आपका फाइब्रिनोजेन है, क्या है आपका? तो फाइब्रिनोजेन। देखिए ये दोनों क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, ये जो दोनों है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, देखिए ये क्या करता है? ये दोनों का काम क्या है? मान लीजिए कि शरीर में यदि कहीं कट उठ गया है, शरीर में क्या हो गया है? कट उठ गया है, तो शरीर में कटने उठने के बाद क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को पता चलता है कि यदि शरीर में कहीं कट गया है तो क्या करेगा कि तुरंत रक्त को जमा देता है। रक्त को क्या करेगा? यानी उसके जो आगे वाला भाग है, जो ऑक्सीजन के वायु के संपर्क में आ चुका है, तो वायु के संपर्क में आया हुआ रक्त को जमा देता है और जो रक्त है यानी उसको जम कर देगा। जैसे मान लीजिए सिंपल बात है कि जब हम घर में, जैसे मान लीजिए कि एक टंकी है कोई, उस टंकी में हम पानी को पूरा भरे हुए हैं, कहीं से लीकेज हो गया टंकी में, तो ऐसा तो नहीं करते कि पूरी टंकी के ऊपर कवर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जहां पर कटता है उसके अंदर से या मान लीजिए बाहर से हम क्या करते हैं? कोई चीज को लगा देते हैं, नहीं उसको चिपका देते हैं अच्छा से, ताकि पानी जो बह गया है और जो बचा बह गया है तो चल गया है, जो बचा है वो फिर बाहर नहीं निकले। उसी प्रकार होता है शरीर में। अब मान लीजिए कि शरीर में कहीं कट गया और रक्त जमबे नहीं करेगा, सब रक्त बाहर निकल जाएगा, कितना दबेंगे नहीं दबेगा। तो क्या होता है कि जब शरीर से कहीं कट उठ जाता है तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, यानी प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, ये दोनों मिलकर रक्त को क्या कर देता है? तो दोनों मिलकर रक्त को जमा देता है और जमाने के बाद क्या होता है? यहाँ से आगे उसका एक परत बन जाता है और रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और प्लाज्मा एक चीज का और काम करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और देखिएगा ये जो एंटीबॉडी क्या होता है कि एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। बाहरी जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने में एंटीबॉडी मदद करता है, समझे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि नोट में कि रक्त जमने की प्रक्रिया में प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है। अब आपको अभी बताए कि मान लीजिए कि शरीर में कहीं कट उठ गया है तो फाइब्रिनोजेन और आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये दोनों मिलकर क्या करेगा कि रक्त को जमा देगा। उसी प्रकार अब मान लीजिए कि जब हम ब्लड जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर मान लीजिए वो भी तो रक्त निकालता है, वो भी तो रक्त जम जाएगा, तो रक्त जम जाएगा, समझे? तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि एक मशीन आता है या यंत्र कहिए, उस मशीन के माध्यम से क्या करता है कि रक्त को उस मशीन में देता है और मशीन क्या होता है कि ऑटोमेटिक उससे क्या होता है कि जो फाइब्रिनोजेन है और प्रोथ्रोम्बिन वो अलग हो जाता है और अलग होने के बाद जो वह रक्त बचता है वह रक्त को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। वह रक्त को हम क्या कहते हैं? सीरम। इसी सीरम से ब्लड जांच होता है, समझे? डायरेक्ट रक्त को लेकर डॉक्टर ब्लड जांच नहीं करता है, खून जांच नहीं करता है। वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक यंत्र आता है उसमें देगा, उससे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग करेगा। जब रक्त नहीं जमेगा तब उसका जो शेष भाग बचेगा प्रोथ्रोम्बिन और जो आपका फाइब्रिनोजेन है, ये दोनों जब अलग हो जाता है तो उस रक्त को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और वही इसी सीरम से ब्लड जांच होता है। इसी सीरम से किसका जांच होता है? खून जांच होता है और इसी से पता चलता है। यदि ये दोनों मिला रहेगा तब तो रक्त जम जाएगा, ब्लड जांच होबे नहीं करेगा। इसी से क्या होता है? खून जांच। जांच लिखा हुआ है, इसी से क्या होता है? खून जांच। इसी से खून जांच होता है, समझे? अब देख सकते हैं प्लाज्मा का क्या कार्य है। देखिएगा प्लाज्मा का कार्य है यह सरल भोज्य पदार्थ एवं गैसों का परिवहन करता है, यानी कि एवं आसानी से गैस का परिवहन करेगा। भोजन जो पच चुका है उसका परिवहन करता है, या उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। जो शरीर में गंदा पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी परिवहन करता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी शरीर का टेम्परेचर कैसा रहेगा, कितना रहेगा, इस सब का मेंटेन करेगा। या रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। रक्त का पीएच मान यानी 7.4 है तो 7.4 कैसे रहेगा, इस पर भी नियंत्रण इसी का है, प्लाज्मा का, समझे? तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लाल रक्त कोशिका, इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिका को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। तो मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाएं गोल उभयताल और केंद्रक रहित होती है। यानी लाल रक्त कोशिका क्या होता है? गोल होता है। किस टाइप से होता है? तो उसका गोल टाइप से होता है और उसमें एकदम लाल टाइप से रहेगा। किस टाइप से होगा? वो गोल टाइप से होता है और उसमें एकदम पूरा लाल टाइप से भरा हुआ रहेगा। लाल टाइप से कैसे रहेगा? पूरा तो लाल टाइप से इसे भरा हुआ रहता है, समझे? इस टाइप से एकदम गोल टाइप से होगा उसका। इसी टाइप से जो होता है आपका,
और क्या है, इसका जो व्यास होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। यानी व्यास, मान लीजिए एक गोला लिए, तो गोला को यहाँ से यहाँ तक हम नाप दिए तो क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। इसका व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, यानी यहाँ से यहाँ हम नाप देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 8 माइक्रोमीटर। यहाँ से हम नाप देंगे 7 से 8 माइक्रोमीटर। फिर आपको बताया कि यह केंद्रक रहित होता है। यह क्या होता है, केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब प्रत्येक लाल रक्त कोशिकाएं में आयरन युक्त यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और क्या होता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल। यानी क्वेश्चन यदि पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, देखिएगा रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है आपका आरबीसी के कारण। किसके कारण होता है, आरबीसी। यदि आरबीसी ऑप्शन में है तो आरबीसी ऑप्शन में नहीं है। यदि ऑप्शन में कहीं आपको मिल रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन में क्या मिल रहा है, हीमोग्लोबिन, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमो जो ग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रहेगा आयरन। क्या रहेगा, आयरन, जिसको कहते हैं लोहा। देखिए आपका जो यहाँ से आयरन है, यानी आयरन रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर और हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी के अंदर। तो तीनों में से जो ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक लगा दीजिएगा। चलिए फिर आगे है कि हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन को फेफड़ा से माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन लेकर जाता है, तो यहाँ से लेकर जाता है आपका ऑक्सीजन लेकर जाता है, यानी हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ऑक्सीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नोट में कि जब हीमोग्लोबिन O2 को रक्त के माध्यम से शरीर में ले जाता है, यानी ऑक्सीजन को, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाता है यहाँ से, तो शरीर में लेकर जाता है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्बोक्सी ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिएगा यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वही बात बोले कि जब हीमोग्लोबिन यानी एचबी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा तक लाता है, कहां तक लाएगा, फेफड़ा तक, इसको हम कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर आपको बताएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 दिन का होता है। और आरबीसी का कब्रगाह हम किसको कहते हैं, पिलिया यानी स्प्लीन को कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह। यानी आरबीसी का मृत्यु होगा आपका स्प्लीन में, यानी किसमें होगा, पिलिया में होगा। और आपका ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है दायां साइड में, किस साइड में, दायां साइड में पिलिया। चलिए आगे है फिर आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी इसी को हम कहते हैं WBC, इसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। तो जो आपका श्वेत रक्त कोशिका है यानी WBC ल्यूकोसाइट, इसको क्या होता है, ये देखिए, ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिका होती है, यानी इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई आकार इसका फिक्स होवे नहीं करेगा। और इसमें केंद्रक लेकिन होता है, केंद्रक। अब केंद्रक आपको बताएंगे कि जैसे कोशिका का मेन दिमाग होता है केंद्रक, समझे। फिर इसका जो आकार होता है वो 18 से 15 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है इसका आकार। और यह रंगहीन होता है, इसमें इसका कोई रंग नहीं होता है, इसी कारण श्वेत हुआ। जब कोई रंग नहीं है तो क्या होगा, यहाँ से श्वेत रंग हो जाएगा। इसी कारण इसको हम कहते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिका, समझे। फिर आपका यहाँ से यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का। यानी श्वेत जो रक्त कोशिका है, यानी इसी में आपका पाया जाता है एक लिम्फोसाइट। क्या पाया जाता है आपका, एक लिम्फोसाइट। और एक इसी में आपका पाया जाता है मोनोसाइट। इसी में क्या पाया जाता है, मोनोसाइट। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसमें बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है इसमें रक्त, शरीर में जो रक्त है, यानी मान लीजिए कि हम दवाई ववाई खाते हैं तो कैसे बीमारी ठीक हो जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, देखिएगा। फिर है कि आपका रक्त पट्टिकणु, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट जो है यह सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिकाएं होती है, यानी प्लेटलेट इससे भी छोटा होता है, WBC से भी। और इसका जो व्यास होता है वो 2 से कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर होता है, इससे भी छोटा। फिर इसकी संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ग मिलीमीटर, यानी पूरे जो शरीर है इसमें कितना होता है, लगभग 1 से 1.5 लाख, यानी इसको हम 2 लाख भी कह सकते हैं, लगभग किसी किसी में 2 लाख। तो लगभग इसमें 2 लाख क्या रहता है आपका, तो इसमें रक्त पट्टिकणु यानी प्लेटलेट होता है, समझे, और प्रत्येक मनुष्य में। और यह अस्थि मज्जा में निर्मित होता है, और जो रक्त है वो थक्का बनने में इसको मदद करता है। यानी प्लेटलेट के कारण ही रक्त जो है वो द्रव यानी
तरल पदार्थ नहीं, जिसको आप कहते हैं पंछुच्छू नहीं बनता है, इसको एकदम ठीक ठाक थक्का में रहता है, इसको तरल अवस्था में। तो इसी के वजह से रहता है आपका प्लेटलेट के वजह से। यदि प्लेटलेट की संख्या कम है तो उससे एकदम शरीर में आपको लगेगा कि कोई कम करने का मन ही नहीं करेगा आपको सीधा। तो इसी कारण प्लेटलेट का रहना क्या है शरीर में जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लसिका, क्या है आपका लसिका यानी लिम्फ। देखिए यह एक रंगहीन अथवा हल्की पीले रंग का क्या होता है द्रव है, और यह WBC के लिम्फोसाइट के साथ रहता है, और इसका निर्माण अस्थि के ऊपर लसिका ग्रंथि में होता है। आपको भी इसका बात बताएंगे इसमें कि लिम्फोसाइट क्या है, आगे मोनोसाइट क्या है, और जो लसिका है वो लिम्फोसाइट के साथ क्यों रहता है, समझे। तो लसिका का कार्य से पहले देख लीजिए कि इसका काम क्या है लसिका का, उसके बाद आपको बताएंगे कि लिम्फोसाइट के लिए। तो इससे पहले हम देखिए लेते हैं इसमें क्या है आपका। इससे पहले देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ से, देखिएगा क्या होता है यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्लड के बारे में बता रहे थे, ब्लड रक्त, ये जो आपका ब्लड है, आपका क्या है ब्लड है। इस ब्लड में देखिएगा इसको हम कितना भागों में बांटे हैं, दो भागों में। कितना भागों में बांटे इसको, दो भागों में। देखिए एक आपको बताए प्लाज्मा, एक आपको क्या बताए प्लाज्मा, और एक प्लाज्मा के बाद आपको बताया यहाँ से कि इसको दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग है इसका रुधिराणु। दूसरा भाग क्या है ब्लड का, रुधिराणु। दूसरा भाग जो रुधिराणु है, इसमें देखिएगा आप इसको, प्लाज्मा आपको बताए कि पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, तो 60% होता है पूरे रक्त का, और 60% के बाद जो आपका यहाँ रुधिराणु होता है, ये होता है पूरे रक्त का 40%। आपको बताए कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाएगा, तो मान लीजिए कि प्लाज्मा में यहाँ से आपका पाया जाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन के बाद यहाँ से क्या पाया जाएगा आपका, तो यहाँ से पाया जाएगा आपका फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, और फाइब्रिनोजेन के बाद यह एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है। WBC भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और यह भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है आपका, यह भी एंटीबॉडी का कार्य करता है। एंटीबॉडी का यह भी कार्य करता है, समझे। उसके अलावा इसमें आपको बताए कि जो रुधिराणु है, इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, रुधिराणु को इसको बांटते हैं 3 भागों में। एक आपका होता है आरबीसी, और एक होता है आपका WBC, और एक आपका होता है प्लेटलेट। प्लेट क्या होता है यहाँ पर, प्लेटलेट होता है। देखिएगा आपका जो आरबीसी है, तो आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल वो कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। और WBC का जीवन काल कितना दिन होता है, तो WBC का जीवन काल होता है आपका यहाँ से 4 से लेकर 6 दिन तक, यानी 4 से 6 दिन के बाद क्या होगा, तो नया WBC का निर्माण होता है। और प्लेटलेट का जीवन काल कितना दिन का होता है, इसका जीवन काल लगभग मान लीजिए, इसका जीवन काल बहुत ज्यादा दिन नहीं होता है, इसका भी मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं 10 दिन का। कितना दिन का कह सकते हैं, लगभग 10 दिन का। अब किसी में कम, मान लीजिए जो मनुष्य बीमार है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा, जो ज्यादा ठीक ठाक है उसमें थोड़ा ज्यादा रहता है, लगभग इसको माने हैं। अब देखिए इसमें, देखिए आपका क्या होता है, देखिएगा कि जो WBC है, क्या है आपका WBC, देखिए इसमें आपका पाया जाता है, WBC में आपका पाया जाएगा क्या, देखिएगा लिम्फोसाइट। क्या पाया जाएगा WBC में, लिम्फोसाइट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा आपका जो WBC है, इसमें देखिए लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के बाद इसमें क्या होता है, मोनोसाइट। इसमें क्या होता है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट के बाद देखिएगा इसमें क्या, देखिए जो लिम्फोसाइट है और जो क्या है आपका यहाँ से मोनोसाइट है, देखिएगा इसमें क्या होता है। देखिए आपको इसमें कहानी बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है,
शरीर में क्या किया, प्रवेश किया, बाहरी बैक्टीरिया जो हम मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मान लीजिए शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उसको पता चल जाएगा। प्लाज्मा में क्या है आपका, एंटीबॉडी। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, इसको पता चल जाएगा। और यह क्या करेगा, एंटीबॉडी चारों ओर से इसको घेर लेगा। इस जो बैक्टीरिया है या एंटीबॉडी चारों ओर से बैक्टीरिया को घेर लिया। अब यह जो आपका यहाँ से बैक्टीरिया है, देखिएगा या जो बैक्टीरिया है यह क्या क्या करता है, यह सूचना भेजता है इसके लिम्फोसाइट के पास, और लिम्फोसाइट आता है और इस बैक्टीरिया को मार देता है। लिम्फोसाइट इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। और मारने के बाद क्या करता है कि मोनोसाइट इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, तो इसको नष्ट कर देता है। इसको क्या कर देता है, नष्ट, यानी इसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो रक्त है, वो रक्त में लाइसोसोम ग्रंथि नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, ये जो लाइसोसोम है, केंद्रक है, ये सब किसमें, क्लास 9 में है आपको। तो क्लास 9 में आपका लाइसोसोम क्या होता है, ये क्लास 9 वाला चैप्टर में आपको बताएंगे। तो इसमें जो है मोनोसाइट क्या करता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसी कारण मोनोसाइट क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया मर चुका है इसको नष्ट करने का काम करता है, इसको फिर बाहर निकालने का काम करता है आपका कौन, मोनोसाइट। समझे। अब देखिए इसमें जो आपको लिम्फ बता रहे थे, क्या बता रहा था आपको, लिम्फ। इसको देखिएगा। अब देखिए कि जो लसिका है, वो लसिका किसके साथ रहता है, तो लसिका रहता है लिम्फोसाइट के साथ। डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट के साथ आपका क्या रहेगा, तो लसिका रहता है। और लसिका काय रहता है, तो देखिए यह लिम्फोसाइट सुरक्षा करता है बाहरी बैक्टीरिया से, नहीं उसको मारता है। इसी कारण यह लिम्फोसाइट रहता है किसके साथ, तो यह रहता है आपका, हाँ इसके साथ रहता है, लसिका के साथ है, लिम्फोसाइट के साथ लसिका रहता है। देखिएगा, तो वही आपको बताए कि लसिका का कार्य में कि यह शरीर में तरल पदार्थ का क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। यानी मान लीजिए शरीर में कोई तरल पदार्थ है, उसका संतुलन बनाएगा। यह संक्रमण से क्या करता है, रक्षा करता है, संक्रमण से भी रक्षा करता है। और यह छोटे मोटे घाव को भी भरेगा, और यह वसा का भी अवशोषण करता है। यानी मान लीजिए लसिका का काम वही हुआ कि लिम्फोसाइट जो बाहरी बैक्टीरिया है उसको घूम घूम करके मारता है, और जो आपका लसिका है वो लिम्फोसाइट का पिछलगवा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसके साथ ही रहता है। और मान लीजिए शरीर में कहीं छोटा मोटा ऊपर से कट उठ जाता है, तो लिम्फोसाइट क्या करता है, लसिका क्या करता है, उसको भरने का काम करता है। तो लसिका छोटे मोटे घाव को भर देता है। यदि बड़का घाव है तो उसको भरने का काम तब उससे लसिका से नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर छोट मोट घाव है तो उसको लसिका भर देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह रक्त समझ में आया होगा कि मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है। और फिर आपको इससे पहले बताए कि जो बीमारी से सुरक्षा कैसे होता है, इसमें आपको बताया बीमारी से सुरक्षा कैसे होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, फिर आपको डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, प्लेटलेट का जीवन काल, तो ये सब आपको हम इससे पहले बता दिए हैं। समझे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और बोर्ड एग्जाम अब नजदीक आ गया है, तो आप लोग इसको एकदम बढ़िया से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।